अध्याय 19। झांग लेई को गिरफ्तार किया गया। लिन गुआंगशेन को संशय था, लेकिन चेन पिंगॉन की वाकपटु व्याख्या ने उन्हें वास्तव में प्रभावित किया। 10 साल बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि चेन पिंगॉन इतनी साहसिक भविष्यवाणी कर सके और इतना तर्कसंगत तर्क दे सके। यह बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लिन गुआंगशेन ने मन ही मन सोचा। जब वे बात कर रहे थे तभी कुछ कांस्टेबल वहां आ गए। जब पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था और पुलिस को किसने बुलाया था। चेन पिंगॉन तुरंत बाहर आए और स्थिति स्पष्ट करते हुए बोली, हेलो अधिकारियों, बात यह है, ये मेरा सहपाठी झांग लेई है। स्कूल में हमारा कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे मारने के लिए स्कूल के बाहर से किसी को काम पर रखेगा। अगर मैंने बचपन से कुंग-फू का अभ्यास नहीं किया होता, तो शायद आज मैं उसके हाथों मर गया होता। देखो, उसके हाथ में चाकू है और ये लोग वही हत्यारे हैं जिन्हें उसने काम पर रखा है। वे सभी हथियारबंद थे। वैसे, मॉल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। क्या आप मॉल से निगरानी वीडियो उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं? बोलते समय चेन पिंगॉन ने मॉल के प्रवेश द्वार पर लगे कैमरे की ओर इशारा किया। चेन पिंगॉन यहाँ क्यों रुका? क्योंकि यह जगह शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर है। आज के इस दौर में निगरानी कैमरे बेहद महत्वपूर्ण हैं। बड़े शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वारों को छोड़कर आम जगहों पर ये लगभग न के बराबर ही देखने को मिलते हैं। चेन पिंगॉन एक बड़े शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक जगह पर पहुंची। यहाँ निगरानी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए चेन पिंगॉन पर हुए हमले का दृश्य निगरानी कैमरों में कैद हो जाना चाहिए था। यह सुनकर दो अधिकारी तुरंत मॉल गए और सुरक्षा कैमरे की फुटेज की मांग की। अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर लोगों से पूछताछ करना और बयान दर्ज करना जारी रखा। आसपास के कई दयालु लोगों ने भी बहुत से सुराग दिए। घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति के रूप में लिन गुआंगशेन ने स्वाभाविक रूप से एक बयान दिया। उन्होंने अपने द्वारा देखी गई प्रत्येक स्थिति की व्याख्या भी की। यह मामला जटिल नहीं है, वास्तव में, ये काफी स्पष्ट है। वहां मौजूद टोपी पहने हुए लोगों को पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। तभी एक और पुलिस कार वहां पहुंची और उसमें से कई और पुलिस अधिकारी बाहर निकले। चेन पिंगॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घटनास्थल पर चेन पिंगॉन को देखकर एक कांस्टेबल ने कुछ आश्चर्य से पूछा। चेन पिंगयांग ने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया। क्या ये वही कांस्टेबल अंकल नहीं थे जिनसे उनकी मुलाकात पहले मानव तस्करों को गिरफ्तार करते समय हुई थी? चेन पिंगान को अभी भी दूसरे व्यक्ति का नाम याद था, वह झांग गोडा था। अंकल झांग, आप भी यहाँ हैं। मैं भी बदकिस्मती से अपने सहपाठी के हमले का शिकार हो गया। चेन पिंगॉन ने बेबसी से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्कूल में उसके साथ हुए एक छोटे से झगड़े के कारण वह मुझे चाकू से जान से मारने की कोशिश करेगा। झांग गोडा की चेन पिंगॉन के बारे में अच्छी राय थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मामले के बारे में पूछताछ की। चेन पिंगॉन पर हमला होने और फिर उसके हमलावर को मार डालने की खबर सुनकर झांग गोडा के चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे, और ऐसा लग रहा था कि वह हंसना तो चाहता था लेकिन शर्मिंदगी के कारण हंस नहीं पा रहा था। वह जानता था कि चेन पिंगॉन कितना शक्तिशाली था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन पिंगॉन पर हमला किया जाएगा। चेन पिंगॉन पर हमला करने वाला व्यक्ति बेहद बदकिस्मत था। आखिर उन्होंने चेन पिंगॉन पर ही हमला क्यों किया? हालांकि घटनास्थल की स्थिति से ये भी पता चलता है कि चेन पिंगॉन के मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। इससे पहले झांग गोडा को यह एहसास नहीं था कि चेन पिंगॉन के मार्शल आर्ट कौशल इतने जबरदस्त होंगे। उसे बस इतना लगा कि चेन पिंगॉन एक हाई स्कूल का सीनियर छात्र है जो मार्शल आर्ट जानता है। लेकिन अब चेन पिंगॉन के बारे में उनकी राय अलग है। अगर वह कांस्टेबल भी होता, तो भी इस सशस्त्र बदमाशों के समूह से सामना होने पर वह शायद मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि चेन पिंगॉन बिना किसी नुकसान के उन सभी को हराने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि चेन पिंगॉन के कुंग फू कौशल वास्तव में काफी प्रभावशाली है। जब झांग गोडा को पता चला कि निगरानी कक्ष में निगरानी फुटेज रिकॉर्ड हो गया है,
तो वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर निगरानी कक्ष में फुटेज की जांच करने के लिए गया। झांग गोडा एक उच्च पद पर थे, वे कांस्टेबलों के कप्तान थे। यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था, इसलिए वे इसके प्रभारी थे। यही कारण है कि वे सीधे कार से आए थे। निगरानी कक्ष में निगरानी फुटेज देखने के बाद झांग गोडा का मुंह खुला का खुला रह गया। निगरानी फुटेज देखने से पहले उसने केवल यही कल्पना की थी कि चेन पिंगोन कुंग फू में बहुत कुशल था। हालांकि ये जानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल उसकी कल्पना का एक दृश्य था, इसलिए सदमे का स्तर बहुत अधिक नहीं था। लेकिन जब उसने निगरानी फुटेज देखी तो कहानी बिल्कुल अलग थी। उसने साफ तौर पर देखा कि चेन पिंगोन अकेले ही हथियारबंद बदमाशों के एक समूह का सामना कर रहा था। यहां तक कि जब चेन पिंगोन अकेले ही हथियारबंद बदमाशों के एक समूह का सामना कर रहा था, तब भी वह उन सभी को मार गिराने में कामयाब रहा। चेन पिंगोन के कुंग फू कौशल वास्तव में असाधारण है। तुम तो वाकई कमाल के हो, बच्चे। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हमारे पुलिस अकादमी में क्यों नहीं जाते? झांग गोडा ने चेन पिंगोन से जल्दी से पूछा। यह बहुत दुख की बात है कि चेन पिंगोन के पास इतनी बेहतरीन प्रतिभा है और वह कांस्टेबल नहीं है। अंकल झांग, मुझे डर है कि हमें परिणाम आने तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी इन चीजों के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, चेन पिंगोन ने तुरंत कहा। असल में ये चेन पिंगोन का इनकार था, क्योंकि वह बिल्कुल भी कांस्टेबल नहीं बनना चाहता था। अगर उसका पुनर्जन्म कांस्टेबल के रूप में होता तो क्या वह पागल नहीं हो जाता? हालांकि देश में एक अधिकारी होना बहुत ही प्रतिष्ठित बात है और व्यवस्था के भीतर काम करना वास्तव में बहुत ही प्रतिष्ठित है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि अगर आपके पास जान पहचान नहीं है तो इस व्यवस्था में प्रवेश करने वाले आम लोग केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहे होंगे। आप थोड़े ही समय में अपने जीवन का अंत देख सकते हैं। चेन पिंगोन कभी भी इतनी मूर्खता नहीं करेगी कि ऐसा दयनीय जीवन व्यतीत करे। चेन पिंगोन का लक्ष्य एक बड़ा नाम बनना और अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करना है। जब वह एक सफल व्यवसाय बन जाएगा तो उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी उसके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा। इसके अलावा व्यवस्था से बाहर होने के कारण उसे अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है। जब तक वह शादी नहीं करता और उसकी कई गर्लफ्रेंड नहीं होती, तब तक कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप सिस्टम के अंदर हैं तो कहानी बिल्कुल अलग है। अगर वह शादी नहीं भी करता है तो क्या वह वास्तव में खुलेआम और कानूनी तौर पर कई गर्लफ्रेंड रख सकता है? और अगर उसके पास पैसा है भी तो क्या वह उसे लापरवाही से खर्च कर पाएगा? सिस्टम के भीतर काम करना देखने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसके साथ कई तरह की बाधाएं भी आती हैं। कम से कम चेन पिंगोन का तो इस व्यवस्था के भीतर करियर बनाने का कोई इरादा नहीं था। झांग गोडा ने चेन पिंगोन के विनम्र इनकार को भी भांप लिया और उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। यह मामला जटिल नहीं है और इसमें गवाह और भौतिक साक्ष्य मौजूद हैं। वीडियो सबूत भी मौजूद हैं और इन हत्यारों को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था, इसलिए यह एक पुख्ता मामला है। इस फैसले को पलटना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। झांग लेई के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। झांग लेई और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चेन पिंगोन ने अपना बयान देने के बाद वहां से प्रस्थान किया। झांग लेई को कारावास की सजा होने की संभावना है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। झांग लेई को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके माता पिता इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चेन पिंगोन का भी झांग लेई के माता पिता को बरी करने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 20 सुपर जीनियस। तुम इतनी देर से क्यों लौटे? ली किंगशान को लौटते देख चेन गुओकिंग ने चिंतित भाव से पूछा। सामान्यतया चेन पिंगोन को जल्द ही लौट आना चाहिए था, लेकिन वह आज रात काफी देर से लौटा। इसके अलावा उस दौर में मोबाइल फोन जैसे सुविधाजनक संचार उपकरण भी मौजूद नहीं थे। चेन पिंगोन के देर से लौटने पर भी वह उससे संपर्क नहीं कर सका। वापसी के रास्ते में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। चेन पिंगान ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। यह सुनकर चेन गुओकिंग और यू शियुयंग भी अचंभित रह गईं।
दोनों झट से उठ खड़े हुए और चिंता भरी नजरों से चेन पिंगोन की ओर देखने लगे। सौभाग्य से चेन पिंगोन को कोई चोट नहीं आई, जिससे उसके माता पिता को राहत मिली। इसके बाद चेन पिंगान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस ने इसे पहले ही दर्ज कर लिया है। बात यही खत्म होती है, लेकिन बाद में शायद कुछ और परेशान करने वाली चीजें सामने आ सकती हैं। झांग लेई की पारिवारिक स्थिति के बारे में चेन पिंगोन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। खबर सुनकर माता पिता ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, उनका बेटा सुरक्षित था, वरना वे सदमे से टूट जाते। वैसे पिताजी, इंटरनेट कैफे का क्या हाल चल रहा है? चेन पिंगयांग ने तुरंत विषय बदल दिया। पहले तुम खाना खा लो, इंटरनेट कैफे के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, चेन गुओकिंग ने अपने बेटे को घूरते हुए नाराजगी से कहा। चेन पिंगोन देर से लौटा था और उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, इसलिए वह भूखा था और निश्चित रूप से पहले अपने बेटे को खाना खिलाएगा। चेन पिंगान मुस्कुराया, अपना खाना लेने गया और फिर खाने के लिए मेज पर बैठ गया। चेन गुओकिंग ने चुपचाप सिगरेट का एक कश लिया और फिर दुकान की स्थिति के बारे में बताया। मैंने वह घर देखा है और वह वाकई बहुत अच्छा है, बस किराया थोड़ा महंगा है। मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किराए पर लूं या नहीं, चेन गुओकिंग ने मुश्किल से कहा। पिताजी, मैं उस जगह को जानता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम वह दुकान किराए पर ले सकते हैं। वहां अभी भी लोगों की आवाजाही बहुत अधिक है। अगर हम वहां एक इंटरनेट कैफे खोलते हैं तो हमें ग्राहकों की कमी बिल्कुल नहीं होगी। किराया थोड़ा महंगा है, लेकिन ग्राहकों का लगातार आना जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, चेन पिंगोन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। आपका मतलब ये भी है कि आप यहाँ इंटरनेट कैफे खोलने का समर्थन करते हैं? चेन गुओकिंग ने कुछ उत्साह के साथ पूछा। बेशक मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। ओह हाँ, मुझे याद है कि ऊपर वाले सभी लोग एक साथ थे, है ना? क्या हम ऊपर की दुकानें भी किराए पर ले सकते हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। ऊपरी और निचली मंजिलें एक साथ हैं, लेकिन हमें केवल निचली मंजिल किराए पर लेनी है। अगर मेरे पास इतनी बड़ी दुकान न होती तो मैं क्या करता? अगर मैं पूरी ऊपरी मंजिल किराए पर लेता, तो हर साल किराए में कई हजार डॉलर अधिक खर्च होते, चेन गुओकिंग ने कहा। बेशक हमें इसे मिलकर किराए पर लेना चाहिए। दुकान जितनी बड़ी होगी, भविष्य में विकास के लिए हमारे पास उतनी ही अधिक जगह होगी। हम पैसे कमा सकते हैं और अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल और कंप्यूटर खरीदने के लिए कर सकते हैं। ऊपर और नीचे इतनी सारी सीटें हैं, मेरा अनुमान है कि 100 कंप्यूटर पर्याप्त होंगे, चेन पिंगोन ने मन ही मन गणना करने के बाद कहा। 100 कंप्यूटर? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है आजकल एक कंप्यूटर की कीमत कितनी है? एक कंप्यूटर की कीमत 10,000 युआन से भी अधिक है, चेन गुओकिंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। पिताजी, कंप्यूटर वास्तव में इतने महंगे नहीं होते। कंप्यूटर की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है। मुझे नहीं पता कि आपको ये कीमत कहां से पता चली, लेकिन यह निश्चित रूप से महंगी है। मैं 4-5 हजार में कंप्यूटर खरीदने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगा। चेन पिंगोन ने बात की। चेन पिंगोन को पता था कि उसके पिता ने ब्रांडेड कंप्यूटरों के बारे में पूछताछ की होगी। 1998 में ब्रांडेड कंप्यूटर बहुत महंगे थे और एक कंप्यूटर की कीमत 10,000 युआन से अधिक होना काफी आम बात थी। हालांकि चेन पिंगोन कभी भी इतनी प्रीमियम ब्रांड इमेज वाला ब्रांडेड कंप्यूटर नहीं खरीदेगी। अगर चेन पिंगान कुछ करने वाला है, तो वह निश्चित रूप से कंप्यूटर असेंबल करेगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, भला 4-5 हजार रुपये का कंप्यूटर कैसे हो सकता है? चेन गुओकिंग ने अविश्वास से कहा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, मुझे पहले किसी से पूछना पड़ेगा। चेन पिंगोन के बोलते ही उसने अपनी जेब को छुआ और पाया कि झांग गुआंगशेन का बिजनेस कार्ड अभी भी उसके अंदर ही था। झांग गुआंगशेन इसी तरह का व्यवसाय करते हैं, इसलिए मैं उनसे पुर्जे खरीद सकता हूं और शायद मुझे छूट भी मिल जाए। पिताजी, कल जाकर दुकान किराए पर ले लीजिए, फिर आप उसे सजाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों मंजिलें एक साथ किराए पर लेनी है। आपको व्यावसायिक लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए भी आवेदन करना होगा।
आखिरकार अब से इस इंटरनेट कैफे का प्रबंधन आप ही करेंगे। मुझे यह मत बताओ कि तुम यह नहीं कर सकते। अरे बदमाश, अपने पिता को कम मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आसान काम भी नहीं कर सकती? चेन गुओकिंग ने चिढ़कर कहा। वास्तव में चेन गुओकिंग थोड़ा घबराया हुआ था, उसे चिंता थी कि वह अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने बेटे से प्रेरित होकर उनके पास मुश्किलों का सामना करने और आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यू शियुयंग ने मुस्कुराते हुए ये दृश्य देखा, उसका हृदय आनंद से भर गया था। खाना खाने के बाद चेन पिंगान ने स्नान किया। इसके बाद चेन पिंगान अपने कमरे में लौट गया। अपने कमरे में वापस आकर चेन पिंगोन ने अपनी सभी पुरानी किताबें निकाली। कक्षा 10, 11 और 12 की किताबें अभी भी वही हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं फेंका था। आखिरकार मैंने पहले यही सोचा था कि मुझे हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में इन विषयों की समीक्षा करनी होगी। किताबें तो बच गईं, लेकिन उन्होंने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। कुछ अक्सर इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज भी सुरक्षित रखे गए। इससे चेन पिंगोन को राहत मिली। मैंने पुष्टि कर ली है कि मेरी सभी अध्ययन सामग्री अभी भी वहीं मौजूद है। इसके बाद चेन पिंगान ने ज्ञानवर्धक औषधि निकाली और उसे एक ही घूंट में पी लिया। दवा का स्वाद थोड़ा कड़वा था और उसमें औषधीय गंध थी। सौभाग्य से चेन पिंगोन तैयार थी और उसने जल्दी से पानी का एक और घूंट पी लिया। ज्ञानवर्धक औषधि पीने के बाद चेन पिंगोन को पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका एहसास होने लगा। यह एक अजीब सी अनुभूति है, मैं इसे समझा नहीं सकता। चेन पिंगोन ने झटपट अपनी पाठ्य पुस्तक खोली और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया। इस अध्ययन से सीखने की औषधि के जबरदस्त प्रभावों का तुरंत पता चला। पहले उन्हें ये ग्रंथ याद करने में बहुत कठिनाई होती थी। एक बार पढ़ने के बाद पीठ फेरते ही वे उनकी विषय वस्तु भूल जाते थे। लेकिन अब जब उसने ज्ञानवर्धक औषधि का प्रयोग कर लिया है, तो वह इन ग्रंथों की सामग्री को एक बार पढ़ने के बाद ही लगभग याद कर सकता है, और दोबारा पढ़ने के बाद वे उसके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो जाते हैं। ये क्षमता फोटोग्राफिक मेमोरी के बराबर है। उसके पास न केवल फोटोग्राफिक मेमोरी है, बल्कि पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु की भी उसे काफी अच्छी समझ है। इसका मतलब है कि अब उसके पास असाधारण स्मृति और असाधारण समझने की क्षमता है। सीखने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं स्मृति और समझ हैं। याद रखने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना समझे याद रख पाना उतना ही बेकार है। इसलिए याद रखने और समझने दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि केवल एक सच्चा अकादमिक उपलब्धि हासिल करने वाला ही कर सकता है। चेन पिंगोन अब एक शीर्ष छात्र है। अध्याय 21 प्रीमियम सेब। ये सीखने का अनुभव बहुत ही शानदार है। चेन पिंगोन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्हें वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सीखने की प्रक्रिया काफी कष्टदायक थी। क्योंकि सीखना बहुत कठिन है, इसलिए यह विशेष रूप से कष्टदायक लगता है। लेकिन आज रात सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग थी। मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, इसके विपरीत मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। क्योंकि उसने ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। चाहे वे किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री हो, चाहे पाठ्यपुस्तकें हो या नोटबुक, चेन पिंगोन उन्हें एक बार पढ़ने के बाद याद रख लेगा, और दूसरी बार पढ़ने के बाद वह उन्हें पूरी तरह से याद रख लेगा। तब आप इसके पीछे के रहस्य को समझ पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया आसान और आनंददायक हो गई। वास्तविक शिक्षा का यही अर्थ है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छे मूड में आकर चेन पिंगोन ने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि वह जानता था कि उसके अध्ययन का समय सीमित है। ये ज्ञानवर्धक औषधि केवल 3 दिनों तक प्रभावी रहती है। 3 दिनों के बाद असाधारण ज्ञान प्राप्ति की क्षमता समाप्त हो जाएगी, लेकिन असाधारण स्मृति बनी रहेगी। सीखने की औषधि लेने से स्मृति में स्थायी वृद्धि हो सकती है। चेन पिंगोन अब पूरी तरह से अध्ययन की दुनिया में डूब चुका था, और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। चेन पिंगान ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि कुछ ही घंटे बीते थे, चेन पिंगोन ने जबरदस्त प्रगति कर ली थी।
उसने अब वरिष्ठ वर्ष की पाठ्यपुस्तकों की सारी सामग्री का अध्ययन कर लिया था और उसमें महारत हासिल कर ली थी। अब केवल हाई स्कूल के दूसरे वर्ष और पहले वर्ष की पढ़ाई का पाठ्यक्रम ही बचा है। चेन पिंगोन को पूरा भरोसा था कि वह 3 दिनों में हाई स्कूल का सारा ज्ञान हासिल कर लेगा और फिर वह कुछ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम भी सीख सकेगा। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जैसा कोई व्यक्ति किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं पा सकता। जल्दी सो जाओ। दरवाजे से उसकी माँ की आवाज आई। ठीक है, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, चेन पिंगोन ने जल्दी से कहा। माँ ने जवाब में गुनगुनाया और अपने कमरे में वापस चली गई। माँ के जाने के बाद चेन पिंगोन ने अपनी डेस्क को साफ किया। अपने कपड़े उतारने के बाद वह जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। उस रात चेन पिंगयांग चैन से सोया। भोर होते ही जब वह जागा तो उसने अपने पिता को अपने शयन कक्ष के दरवाजे के बाहर से पुकारते हुए सुना। चेन पिंगान ने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ गई। चेन पिंगोन के माता पिता ने नाश्ता पहले ही तैयार कर लिया था। बाहर आते ही वह जल्दी से अपने माता पिता के बगल में बैठ गया और उनके साथ नाश्ता करने लगा। माँ और पिताजी, मैंने खाना खा लिया है। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, चेन पिंगोन ने कहा। आगे बढ़ो, सड़क पर सावधान रहना, माँ ने कहा। चेन पिंगोन सहमत हो गया, मुड़ा, अपना बैग कंधे पर टांगा और चला गया। वह अपनी साइकिल पर सवार होकर आवासीय क्षेत्र से बाहर निकला, जहां झांग योन प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों कई सालों से एक साथ स्कूल जाते रहे हैं और उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। मैंने रास्ते में झांग योन से कुछ मिनट बात की और जल्द ही साइकिल से स्कूल पहुंच गया। दोनों स्कूल पहुंचे और सुबह की पढ़ाई शुरू की। चेन पिंगोन फ्लैश सेल शुरू होने का इंतजार करते हुए पढ़ रही थी। फ्लैश सेल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अंततः सुबह के 8 बज चुके थे। चेन पिंगोन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। पढ़ते पढ़ते उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और फ्लैश सेल पेज पहले ही 4 आइटमों के साथ रिफ्रेश हो चुका था। एक बढ़िया कच्चा लोहे का कड़ाही भोजन का स्वाद बढ़ा सकता है। एक सोने का हार, जिसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। शेनबाओ पिल्स की एक बोतल पौरुष शक्ति को बढ़ा सकती है और गुर्दों को पोषण दे सकती है। 100 पाउंड प्रीमियम सेब, जिनका स्वाद उत्कृष्ट है, जो शरीर को पोषण देते हैं और त्वचा को सुंदर बनाते हैं। चेन पिंगोन वास्तव में बदकिस्मत था, चारों में से कोई भी वस्तु उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं थी। हालांकि ये सामान्य स्थिति है, आपको हमेशा अच्छी चीजें नहीं मिल सकती। आपको अपनी जरूरत की अच्छी चीजें मिलेंगी या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर करता है। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि चेन पिंगोन पहले वाकई बहुत भाग्यशाली था, इसलिए उसे एक के बाद एक अच्छी चीजें मिलती रहीं। लेकिन मौजूदा हालात में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। चारों वस्तुओं की तुलना करने के बाद चेन पिंगोन की नजर धीरे धीरे आखिरी 2 वस्तुओं पर पड़ी। चेन पिंगोन के लिए शेनबाओ की गोलियों और प्रीमियम सिबों का कोई उपयोग नहीं था। वास्तव में वह केवल शेनबाओ की गोलियों और प्रीमियम सिबों का ही उपयोग कर सकता था। हालांकि शेनबाओ की गोलियां फिलहाल चेन पिंगोन के लिए पूरी तरह से बेकार हैं। वह अभी भी 18 साल का लड़का है, उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। कुछ अंतिम विचार विमर्श के बाद मैंने इस प्रीमियम सेब को आजमाने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि इस उच्च गुणवत्ता वाले सेब का क्या प्रभाव पड़ेगा। चेन पिंगोन को वास्तव में कुछ उम्मीदें सताने लगी थी। मैंने सिर्फ 1 युआन में 100 जिन 50 किलो प्रीमियम सेब खरीदे। सभी 100 पाउंड प्रीमियम सेब सिस्टम स्पेस में संग्रहित हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें निकालकर खाया जा सकता है। चेन पिंगोन अब इसके लिए उत्सुक है। सुबह का स्वर अध्ययन सत्र आखिरकार समाप्त हो गया और चेन पिंगोन ने उत्सुकता से अपना स्कूल बैग खोला और उसमें से एक सेब निकाला। सेब को निकालते ही उससे एक मनमोहक सुगंध निकली। चेन पिंगोन को सूंघते ही सेब खाने का मन हुआ, उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। चेन पिंगोन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेब से इतनी अच्छी खुशबू आएगी। सुगंध लगभग बाहर की ओर फैल रही थी। नहीं, ये सेबों की खुशबू है जो पहले से ही फैल रही है। वाह, चेन पिंगोन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारे हाथ में रखे उस सेब से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है?
उसके बगल में बैठे झांग योंग ने आश्चर्य भरी नजरों से पूछा। इतना आश्चर्यचकित मत होइए। सिबों की खुशबू अच्छी होती है, क्या ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। छी, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पहले कभी सेब नहीं खाया? किस सेब से इतनी अच्छी खुशबू आती है? क्या तुमने अपने सेब पर इत्र छिड़का है? झांग योंग ने संदेह भरी नजर से पूछा। चेन पिंगोन अवाक रह गई। क्या तुम्हारे सेब से इत्र जैसी खुशबू आ रही है? चेन पिंगोन ने झांग योंग की बात अनसुनी कर दी, सेब का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगी। मुझे कहना पड़ेगा, ये बेहतरीन क्वालिटी के सेब वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। एक निवाला लेते ही आपका मुंह रस से भर जाता है। इसका स्वाद अवर्णनीय है, सुगंधित, मीठा, मुलायम और चबाने योग्य। चेन पिंगोन का चेहरा खुशी से खिल उठा, क्योंकि यह सेब सचमुच स्वादिष्ट था। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट सेब खाया था। उसके बगल में खड़ा झांग योंग सिबों की सुगंध से आकर्षित होकर पहले से ही लार टपका रहा था। झांग योंग की इच्छा थी कि वह चेन पिंगोन को एक जोरदार मुक्का मारकर उड़ा दे, फिर चेन पिंगोन का सेब छीनकर खुद खा ले। हालांकि यह विचार केवल एक विचार ही रह सकता है, इसे वास्तव में करना असंभव है। ढूंढना बंद करो। ये लो तुम्हारे लिए एक सेब। खुद खा लो। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने बैग से एक सेब निकाला और उसे झांग योंग पर फेंक दिया। झांग योंग ने सेब मिलते ही मुस्कुराया, उसे पोंछा और बिना धोए ही खा लिया। उसके आसपास के छात्र झांग योंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। वे भी इन सिबों को खाना चाहते थे, लेकिन चेन पिंगोन के साथ उनका रिश्ता उतना गहरा नहीं था, इसलिए वे केवल झांग योंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देख सकते थे। चेन पिंगान ने अपने बैग से एक सेब निकाला और हाथ में सेब लिए ली मेंग्यून की ओर चल पड़ा। ली मेंग्यून ने भी चेन पिंगोन को पास आते देखा, उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्लास शुरू होने वाली है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये सेब मेरे गांव के रिश्तेदारों ने भेजे हैं। इन्हें चखकर देखिए, इस तरह के सेब आपको बाजार में नहीं मिलेंगे। चेन पिंगान ने कहा। किसे पड़ी है? ली मेंग्यून ने यह बात चिढ़कर कही, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से उसके हाथ से सेब ले लिया। उसे पहले से ही सेब की खुशबू आ रही थी। वह इसे पहले ही खाना चाहती थी, लेकिन मांगने में उसे शर्म आ रही थी। अब जबकि चेन पिंगोन ने खुद को पेश किया है, तो स्वाभाविक रूप से वह उसे स्वीकार कर लेगी। वैसे आपने मुझे अपने नोट्स और सामग्री उधार देने का वादा किया था, आप भूले तो नहीं है ना? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं भूल गई थी, ली मेंग्यून ने गंभीरता से कहा। ठीक है, अगली बार मत भूलना, चेन पिंगोन ने असहाय भाव से कहा। हम कौन भूल सकता है? ली मेंग्यून ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। ये कहने के बाद ली मेंग्यून ने अपने स्कूल बैग से एक थैली निकाली, जो उसकी पिछली अध्ययन सामग्री से भरी हुई थी। ये शिक्षण सामग्री बहुत मूल्यवान है, चेन पिंगोन के पास स्वयं इनमें से कोई भी सामग्री नहीं है। ये लो, इसे तोड़ना मत, याद रखना मुझे वापस कर देना, ली मेंग्यून ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे तोड़ूंगा नहीं। मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं। मैं इसे कल आपको लौटा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, चेन पिंगान ने खुशी से कहा। क्या एक दिन आपके लिए काफी है? ली मेंग्यून ने उत्सुकता से पूछा, उसे कुछ चिंता थी कि चेन पिंगोन फिर से अतिशयोक्ति कर रही है। चिंता मत करो, मेरे लिए इतना काफी है। मैं ये सारी जानकारी एक ही रात में लिख सकता हूँ। चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असल में वह अभी भी झूठ बोल रहा था। उसका इरादा इस सारी जानकारी को लिखने का नहीं था, उसने इसे वापस ले जाकर एक ही रात में इसका अध्ययन करने की योजना बनाई थी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में इस सारी सामग्री को एक रात में सीखना असंभव है। हालांकि चेन पिंगोन पहले ही सीखने की औषधि का उपयोग कर चुका है और वर्तमान में वह अत्यधिक सीखने की अवस्था में है। इसलिए उसके लिए एक ही शाम में इन सामग्रियों का अध्ययन करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ली मेंग्यून ने सिर हिलाया लेकिन और कुछ नहीं कहा। मैं अब वापस जा रहा हूँ। अगर सेब स्वादिष्ट हो तो फिर से मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त सेब दूंगा, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझ गई, अब तुम वापस जा सकते हो।
क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए ध्यान दो, ली मिंगयुन ने उपदेश देने से खुद को रोक नहीं पाए। चेन पिंगान मुस्कुराया, ज्यादा ध्यान न देते हुए, और जल्दी से अपनी सीट पर लौट गया। चेन पिंगोन के जाने के बाद ली मिंगयुन ने सेब उठाया और उसे सूंघा। सेब की सुगंध वास्तव में बहुत लुभावनी थी। ली मिंगयुन अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने झटपट सेब को कक्षा से बाहर निकाला और नल के नीचे धो दिया। सेब को धोने के बाद उसने उसमें से एक बड़ा टुकड़ा खाया। सेब का एक टुकड़ा खाते ही उसका मुंह उसके रस से भर गया। सेब मीठे, मुलायम और मलाईदार थे, जिससे वे बहुत स्वादिष्ट बन गए थे। ली मिंगयुन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। सेब का स्वाद सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट था। अध्याय 22 वे दस्तक देने आए। ये सेब तुम्हें कहाँ से मिले? ये इतने स्वादिष्ट कैसे हैं? ली मिंगयुन ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें इस बात पर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चेन पिंगोन को इतने स्वादिष्ट सेब कैसे मिल गए। चेन पिंगान मुस्कुराए और बोली, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। अगर आपको और चाहिए तो मैं स्कूल के बाद आपके लिए ला सकती हूँ। ली मिंगयुन एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन ये सोचकर कि उसके माता पिता ने पहले कभी इतने स्वादिष्ट सेब नहीं चखे थे, वह ललचा गई और बोली, तो मैं आपको परेशान कर दूंगी। आपके सेब सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे बताइए इनकी कीमत कितनी है, मैं आपको भुगतान कर दूंगा। पैसों की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सेबों की कोई खास कीमत नहीं होती। मुझे नोट्स देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहिए, इनसे मुझे बहुत मदद मिली, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ली मिंगयुन ने सिर हिलाकर कहा। स्कूल की घंटी बजी और चेन पिंगोन जल्दी से अपनी सीट पर लौट आया। उनके बगल में खड़े झांग योंग ने अंगूठा ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रभावित हूं। आप वाकई कमाल हैं। कोई बात नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज की क्लास ने चेन पिंगोन को सुखद आश्चर्य और राहत की अनुभूति दी। पहले वह कक्षा के दौरान हमेशा तनाव में रहता था क्योंकि उसे पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस बार उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्लास के दौरान मुझे बहुत आराम और सहजता महसूस हुई। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षक उसे बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। चेन पिंगोन ने समीक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बताई गई हर बात को स्पष्ट रूप से सुना। उस औषधि के प्रभावों के बारे में जानने से चेन पिंगोन की समझ पूरी तरह से बदल गई। इस सिस्टम द्वारा उत्पादित चीजें वाकई शानदार हैं। कक्षा के दौरान गृह शिक्षक कई कांस्टेबलों के साथ अंदर आए, उनके पीछे एक या दो अधेड़ उम्र के पुरुष भी थे। चेन पिंगोन की नजर तुरंत उन दो अधेड़ उम्र के पुरुषों पर पड़ी। चेन पिंगोन उन दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों को जानती थी। उनमें से एक झांग लेई के पिता, झांग मिंगगुआंग है। उनमें से एक झांग लेई के दूसरे चाचा, झांग मिंगलियांग है। उन दोनों ने मिलकर निर्माण कार्य में फोरमैन बनने के लिए हाथ मिलाया और उन्होंने कई गुंडों को भी काम पर रखा, जिससे वे स्थानीय क्षेत्र में काफी प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। बेशक वह कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन चेन पिंगोन जैसे हाई स्कूल के छात्र से निपटना उसके लिए काफी है। चेन पिंगोन को लंबे समय से इस बात का अंदाजा था कि वे उसे ढूंढने आएंगे। आखिरकार झांग लेई उसी की वजह से जेल गया, और अगर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसके अपराध साबित होने पर झांग लेई निश्चित रूप से जेल जाएगा। झांग परिवार किसी भी कीमत पर झांग लेई को जेल नहीं जाने देगा, इसलिए वे चेन पिंगोन को ढूंढने आए हैं। इस मामले का सबसे अहम हिस्सा चेन पिंगोन की गवाही है। एक बार चेन पिंगान का रवैया बदल जाए तो इस मामले को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। चेन पिंगोन को यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष अपने साथ पुलिस कांस्टेबलों को भी लाएगा। चेन पिंगोन, एक पल के लिए इधर आओ, कक्षा के शिक्षक ने चेन पिंगोन को पुकारा। चेन पिंगोन ने देर नहीं की और सीधे अपने सहपाठियों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने से बाहर निकल गया। चेन पिंगोन, हम फिर से मिल रहे हैं। उस मामले के संबंध में मुझे अभी भी कुछ चीजों में आपकी मदद की जरूरत है। साथ ही वे झांग लेई के रिश्तेदार हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हमारे यहाँ होने से तुम्हारी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है और तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, झांग गोडा ने चेन पिंगोन से कहा।
चेन पिंगोन ने सामने खड़े कांस्टेबल को तुरंत पहचान लिया कि वह वही कांस्टेबल है जिससे वह पहले मिल चुका था। दोनों पुराने परिचित थे। एक दूसरे के शब्दों और लहजे को सुनकर चेन पिंगोन को एहसास हुआ कि ये अंकल झांग गोडा काफी अच्छे इंसान है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को मेरे लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेजा था। इस समय झांग गोडा भी कुछ हद तक नाखुश थे, क्योंकि वह खुद आना नहीं चाहते थे, लेकिन एक उपनिदेशक ने उन्हें निर्देश दिए थे, इसलिए उनके पास अपने लोगों को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा बाद में वह इसका कारण नहीं समझ पाया। उसे लगा कि अगर वह नहीं आया तो वह चेन पिंगोन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वह भी साथ आ जाए तो चेन पिंगोन की सुरक्षा और भी अधिक सुनिश्चित हो सकती है। चेन पिंगोन के लिए ये वास्तव में एक अच्छी बात थी। हेलो चेन पिंगोन, मेरा नाम झांग मिंगुआंग है और मैं झांग लेई का पिता हूँ। क्या आप मुझसे अकेले में बात करना चाहेंगे? झांग मिंगुआंग ने चेन पिंगोन से बात की। फिर उसने झांग गोडा की ओर मुड़कर कहा, अधिकारी झांग, चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हम बस निजी तौर पर बात कर रहे हैं। क्या आप हमारे लिए एक कमरा उपलब्ध करा सकते हैं, शिक्षक? झांग मिंगुआंग खुद से बात कर रहा था। उसका रवैया बेहद दबंग लग रहा था, मानो वह अपने आसपास के लोगों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा हो। वह आमतौर पर ऐसा ही होता है। चिंता मत करो चेन पिंगोन, हम सब यही हैं, झांग गोडा ने चेन पिंगोन से कहा। ठीक है, मुझे डर नहीं है, चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सचमुच डर नहीं है, क्योंकि वह वहां का सबसे अच्छा फाइटर है। अगर बाकी सब मिलकर भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में उसे और किस बात का डर है? वास्तव में जिन लोगों को डरना चाहिए वे चेन पिंगोन नहीं, बल्कि झांग मिंगुआंग और झांग मिंगलियांग है। शिक्षक ने मना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक खाली कमरा उपलब्ध करा दिया। दरवाजे पर कई कांस्टेबल इंतजार कर रहे थे। भाई झांग मिंगुआंग और झांग मिंगलियांग चेन पिंगोन को कमरे में ले गए और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आप अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। तुम बड़े घमंडी हो, नौजवान, झांग मिंगलियांग ने सीधे सीधे कहा। पहली ही मुलाकात से झांग मिंगलियांग को अपने सामने खड़ा युवक नापसंद था, क्योंकि यह युवक बहुत शांत था। यहां तक कि जब उसने कांस्टेबलों के साथ आए इन लोगों को देखा, तब भी वह बहुत शांत रहा, बिल्कुल भी किसी हाई स्कूल के छात्र जैसा नहीं। इस शांत और आत्मविश्वास से पूर्ण व्यवहार को देखकर झांग बंधुओं को बेहद नाराजगी हुई। मैं इतना ही अहंकारी हूं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर तुम इतने काबिल हो तो मुझे अभी मार डालो और देखो कि गेट पर तैनात पुलिस वाले तुम्हें गिरफ्तार करते हैं या नहीं। चेन पिंगोन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, उसका चेहरा बेहद अहंकारी था। चेन पिंगोन के चेहरे के भाव देखकर झांग बंधुओं को इतना गुस्सा आया कि वे उसे वहीं पर काट लेना चाहते थे। लेकिन चेन पिंगोन सही कह रही है, पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हैं, और जाहिर है कि वे इस समय चेन पिंगोन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शायद वे अपनी आवाज भी नहीं उठाएंगे। झांग मिंगुआंग ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, युवक, मैं मानता हूं कि आप में बहुत साहस है, बहुत साहस है। मैंने तुम्हारी उम्र का ऐसा कोई युवक नहीं देखा जो तुमसे ज्यादा साहसी हो। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, इसलिए मैं आपको धन कमाने का मौका देने जा रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे बेटे ने जो किया वह गलत था। मैं अपने बेटे की ओर से आपसे माफी मांगता हूं और आप जो भी मुआवजा चाहें, मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको मुआवजे के तौर पर 200,000 दूंगा। अध्याय 23 झांग बंधुओं का भाग्य। झांग मिंगुआंग के बोलने के बाद उनकी निगाहें चेन पिंगोन पर टिकी हुई थी। लेकिन जब उसने चेन पिंगोन का भावहीन चेहरा देखा तो उसका दिल एक धड़कन चूक गया। उन्हें पहले ही यह एहसास हो चुका था कि इस बार जिस युवक से उनकी मुलाकात हो रही है वह वास्तव में असाधारण है। इस युवक से निपटना आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ऊपरी तौर पर बेहद शांत व्यवहार बनाए रखा। 2 लाख, ये तो काफी बड़ी रकम है।
लेकिन मैंने कुछ भी सही काम किए बिना पैसे स्वीकार नहीं कर सकता, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये 200,000 आपके लिए मुआवजा है, इसे आपके साथ एक समझौता समझें। अगर आप ये पैसा ले लेते हैं, तो आप मेरे बेटे के लिए अब और मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे। एक पल रुकिए और उन कांस्टेबलों को स्थिति समझाए। बस इतना कह दो कि तुम और मेरा बेटा जो कर रहे थे वो सिर्फ मजाक था। तुम्हारा उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस मामले को वापस लेने के बाद मैं आपको 200,000 युआन दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि यह 400,000 है। 400,000 आपके लिए शहर में 2 घर खरीदने के लिए पर्याप्त है, झांग मिंगुआंग ने शांत भाव से कहा। उन्हें अभी अपने बटुए की ताकत पर पूरा भरोसा था। 400,000 युआन के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि चेन पिंगोन शांत रह पाएगा। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। चेन पिंगोन अविचलित ही रहा। इसके बारे में सपने में भी मत सोचो, मैं तुम्हारे बेटे को इससे बच निकलने नहीं दूंगा। मैं न केवल तुम्हारे बेटे को जाने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे झांग परिवार के किसी भी सदस्य को जाने नहीं दूंगा। तुम दोनों भाई भी अपनी गर्दनें अच्छे से धुल लो। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, चेन पिंगोन ने धीमी आवाज में कहा। दरवाजे पर पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे, इसलिए उसे बोलते समय अपनी आवाज धीमी रखनी चाहिए थी। अगर पुलिस कांस्टेबल उसकी आवाज सुन लेते हैं, तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सुनकर झांग बंधुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आपको हमारे झांग परिवार से इतनी गहरी दुश्मनी है? झांग मिंगुआंग ने अविश्वास से पूछा। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि चेन पिंगोन के मन में झांग परिवार के प्रति इतनी गहरी दुश्मनी क्यों थी। भले ही उसके बेटे ने चेन पिंगोन को तंग किया हो, लेकिन ये तो बस बच्चों का आपस में खेलना कूदना था। चेन पिंगोन को इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत थी, और उसने इतनी घमंडी बातें क्यों की? वे न केवल उसके बेटे से छुटकारा पाना चाहते हैं, बल्कि वे पूरे झांग परिवार से भी छुटकारा पाना चाहते हैं। वह महज 18 साल का हाई स्कूल का छात्र है। उसे इतना आत्मविश्वास और आक्रोश कहां से मिलता है? झांग भाइयों में से कोई भी इसे समझ नहीं पाया। हालांकि चेन पिंगोन के बोलने के तरीके से उन्हें यकीन हो गया कि उसके मन में ऐसे विचार थे। युवक, तुम खुद को एक ऐसे मोड़ पर ले जाओगे जहां से आगे कोई रास्ता नहीं बचेगा। भले ही आप अपने माता पिता से न डरते हो, या आपके भाई बहन हो या न हो, दादा दादी भी तो होंगे ही। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके प्रियजनों के साथ कुछ हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि इस समाज में दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं। मुझे पता है कि दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो मेरे पूरे परिवार को मार डालिए। चलो एक प्रतियोगिता करते हैं, ये देखने के लिए कि किसका पूरा परिवार सबसे पहले मरता है। चेन पिंगान मुस्कुराए और धीरे से बोली। हालांकि उनके शब्दों की निर्मलता ने झांग भाइयों को अंदर तक झकझोर दिया। भाड़ में जाओ, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। झांग मिंगलियांग इस माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने चेन पिंगोन को घूरते हुए गुस्से से कहा, मैं तो बस मौत को न्योता दे रहा हूं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? झांग लेई को तो पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। मुझे शक है कि आप दोनों का अंजाम अच्छा होगा। तुम्हारा झांग परिवार पतन की ओर अग्रसर है, मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? मेरी सलाह मानो, भूख लगने पर खाओ, प्यास लगने पर पियो, और अभी जो जीवन तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो, चेन पिंगोन ने धीरे धीरे कहा। उसके लहजे में एक स्पष्ट अहंकार झलक रहा था। चेन पिंगोन की बातें सुनकर झांग बंधुओं को बहुत गुस्सा आया। तुम वाकई कुछ अलग हो। देखते हैं तुम अपनी इस हठधर्मिता को कब तक बरकरार रख पाते हो, झांग मिंगुआंग ने ठंडे लहजे में कहा। वह समझ गया था कि उसके सामने खड़ा युवक बस एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। इस तरह के उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वे तर्क की बात नहीं सुनेंगे। भाई, चलो चलते हैं। इस बदमाश से बात करने का कोई फायदा नहीं है, झांग मिंगलियांग ने ठंडे लहजे में कहा। वह चेन पिंगोन की बातों से भी बहुत क्रोधित था। अगर दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल न होते तो वे चेन पिंगयांग को अब तक सबक सिखा चुके होते। दोनों मुड़े और दरवाजे की ओर चल पड़े।
जैसे ही दोनों मुड़े, चेन पिंगोन दौड़कर उनके पास आया और उनकी पीठ पर कई बार थपथपाया। तुम क्या कर रहे हो? झांग मिंगलियांग को अपने पीछे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह अचानक मुड़ा और चेन पिंगोन पर चिल्लाया। लेकिन जब तक वह मुड़ा, चेन पिंगोन पहले ही 2 मीटर पीछे हट चुका था। चेन पिंगोन अपनी मूल स्थिति में लौट आया, मानो वह कभी हिला ही न हो। चेन पिंगान ने हैरानी भरे भाव से कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो पूरे समय यहीं खड़ा रहा हूं। झांग बंधुओं, झांग मिंगुआंग और झांग मिंगलियांग ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी पीठ को छुआ हो। लेकिन कमरे में सिर्फ वे तीनों ही थे, और चेन पिंगोन स्थिर खड़ी थी। क्या इसका मतलब ये था कि वहां चौथा व्यक्ति भी था? या यूं कहें कि अभी जो कुछ हुआ वह उन दोनों के लिए महज एक भ्रम था? लेकिन दो लोग एक ही भ्रम का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ये बच्चा अजीब है। चलो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल चलते हैं, झांग मिंगुआंग ने धीमी आवाज में कहा। झांग मिंगलियांग ने हल्के से सिर हिलाया। झांग मिंगलियांग क्रोध से भर गया था, और उसके मन में केवल एक ही विचार था, चेन पिंगोन को मार डालना। बेशक वे उससे मौके पर ही नहीं मारेंगे, क्योंकि प्रवेश द्वार पर अभी भी पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। हालांकि वह पुलिस बल को कार्रवाई के लिए बुलाने से पहले कांस्टेबलों के स्कूल से चले जाने तक इंतजार कर सकता था। वह अभी हाई स्कूल का सीनियर छात्र है। क्या आपको लगता है कि झांग परिवार एक हाई स्कूल के सीनियर छात्र को संभाल नहीं सकता? दोनों अब भी गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। दरवाजे पर खड़े कांस्टेबलों ने उन दोनों को बाहर आते देखा और फिर कमरे के अंदर मौजूद चेन पिंगोन की ओर एक नजर डाली। जब कांस्टेबलों ने पुष्टि कर ली कि तीनों में से कोई भी व्यक्ति संदिग्ध रूप से व्यवहार नहीं कर रहा था या उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, तो उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस कांस्टेबलों ने बेशक दखल नहीं दिया और जल्दी से चले गए। स्कूल में एक उप प्रधानाचार्य भी मौजूद थे, जो तुरंत चलकर आए और झांग मिंगयुआन और झांग मिंगलियांग से शिष्टाचारवश बातचीत की। दोनों भाई उप प्रधानाध्यापक के साथ बातचीत करते और हंसते रहे। समूह के लोग बातें करते और हंसते हुए स्कूल के गेट की ओर चले। ये कहना होगा कि झांग बंधुओं के पास संपर्कों का एक बहुत ही प्रभावशाली नेटवर्क है। वे स्कूल के उप प्रधानाचार्य को भी जानते हैं। जैसे ही झांग मिंगलियांग और झांग मिंगयुआन दरवाजे पर पहुंचे, दोनों भाई अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से खून बह रहा था। कुछ गड़बड़ है, कोई जल्दी आओ, कुछ हो गया है। ये देखकर उप प्रधानाचार्य चौंक गए और तुरंत चिल्ला उठे। चेन पिंगोन ने दूर से ये दृश्य देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। झांग बंधुओं को धमकी देने में वह इतना निर्भीक इसलिए था क्योंकि ऐसा करने के उसके अपने निजी कारण थे। क्योंकि चेन पिंगोन झांग भाइयों को स्कूल से सुरक्षित बाहर नहीं निकलने देगा। अभी अभी चेन पिंगोन ने झांग बंधुओं की पीठ पर उनके महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार किया। बेशक मेरे दोनों भाई मरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें स्ट्रोक जरूर आएगा। स्ट्रोक, मस्तिष्क रक्तस्राव और फिर पूर्ण पक्षाघात मृत्यु से भी बदतर है। चेन पिंगोन जैसे गुरु को नाराज करने वाले आम लोगों का अंत अच्छा होने की संभावना बहुत कम होती है। अध्याय 24। कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं। चेन पिंगोन ने दूर से ये दृश्य देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। पिछले जन्म में झांग परिवार ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया था, और आखिरकार उसने इस जन्म में अपना बदला ले लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। झांग परिवार के सदस्य अभी भी मौजूद हैं। चेन पिंगोन झांग परिवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इसे केवल झांग परिवार से रुचि प्राप्त होने के रूप में ही माना जा सकता है। झांग परिवार के सदस्य अहंकारी और घमंडी थे और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन कुछ लोगों की नजर में वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए इस समय झांग परिवार के सदस्य चेन पिंगोन की नजरों में चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। चेन पिंगोन आसानी से झांग परिवार का भाग्य तय कर सकता था। स्कूल के गेट पर झांग भाई जमीन पर लेटे हुए थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनके शरीर अभी भी रुक रुक कर फड़फड़ा रहे थे। उनसे बात कर रहे स्कूल के उप प्रधानाचार्य अब अवाक रह गए थे।
उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि झांग बंधुओं की अचानक तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। सौभाग्यवश सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्द ही स्कूल के डॉक्टर को बुला लिया। क्योंकि यह स्कूल के उप प्रधानाध्यापक का आदेश था, इसलिए स्कूल का डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंच गया। हालांकि स्कूल के डॉक्टर के चिकित्सा कौशल बहुत उन्नत नहीं थे, फिर भी वे बुनियादी सिद्धांतों को जानते थे और मरीज की जांच करने के बाद अपना खुद का निर्णय लेते थे। दोनों को मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था और संभवतः उन्हें स्ट्रोक भी आया था। अभी इन्हें मत छुओ, वरना इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने एम्बुलेंस को फोन किया है? अब हम सिर्फ एम्बुलेंस का इंतजार कर सकते हैं। स्कूल के डॉक्टर ने गंभीर भाव से बात की। हमने एम्बुलेंस बुला ली है। क्या वाकई उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने का कोई तरीका नहीं है? उप प्रधानाचार्य ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आखिरकार, उसके लिए ये शर्मनाक बात है कि उन दोनों को स्कूल में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए उप प्रधानाध्यापक को अब भी झांग बंधुओं को बचाने की उम्मीद है। स्कूल के डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रिंसिपल वू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह की स्थिति को केवल बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञ ही संभाल सकते हैं। मैं वास्तव में वह नहीं कर सकता जो मैंने कहा था, और अब ऐसा करने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। स्कूल के डॉक्टर ने मरीज को छूने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं की। आखिरकार, अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, लेकिन अगर वह ऐसा करता और कुछ हो जाता, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती। उसे इस वजह से अपना भविष्य खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उप प्रधानाचार्य मौन ही रह गए। स्कूल की घंटी बजी और चेन पिंगोन मुस्कुराए और भीड़ के पीछे पीछे कक्षा में वापस चली गई। एम्बुलेंस के आने से पहले पूरे 10 मिनट बीत गए। झांग भाइयों दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उन्हें अस्पताल में आपातकालीन उपचार दिया गया। चेन पिंगोन को नहीं पता था कि डॉक्टर उनका इलाज कैसे करेंगे, लेकिन वह जानता था कि उन दोनों को बचाना अब संभव नहीं था। आखिरकार, ये चेन पिंगोन का ही काम था, और वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। अभी अभी चेन पिंगोन ने अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करके झांग बंधुओं के शरीर में प्रवेश कर लिया था। जैसे ही दोनों भाई स्कूल के गेट पर पहुंचे, उनकी आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट हो गया। चेन पिंगोन द्वारा प्रयुक्त वास्तविक ऊर्जा ने सीधे उनके मस्तिष्क में विशिष्ट तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाया। इस क्षति का परिणाम मस्तिष्क रक्तस्राव होता है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, जिससे स्ट्रोक और लकवा हो सकता है। झांग बंधुओं की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन वे फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जीना चाहते। चेन पिंगोन कक्षा में खुशी खुशी पढ़ाई कर रही थी, जबकि झांग बंधुओं को अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों द्वारा आपातकालीन उपचार दिया जा रहा था। आधुनिक डॉक्टर अत्यधिक कुशल है। उनके आपातकालीन उपचार की बदौलत झांग भाइयों की जान बच गई। हालांकि स्ट्रोक के कारण दोनों ही लकवाग्रस्त हो गए थे। उनकी हालत स्थिर होने के बाद उन्हें एक वार्ड में ले जाया गया। इस समय झांग बंधुओं की आंखें टेढ़ी थीं और उनके मुंह से लार टपक रही थी। वे कुछ अस्पष्ट बुदबुदा रहे थे और अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो वे कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। हे भगवान, तुम दोनों को क्या हो गया? एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला वार्ड में दाखिल हुई और झांग भाइयों की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। यह अधेड़ उम्र की महिला झांग लेई की मां और झांग मिनगुआंग की पत्नी है। खबर मिलते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन दोनों भाई आपातकालीन कक्ष में भर्ती थे, इसलिए वह उनसे मिलने नहीं जा सकी। दोनों भाइयों की हालत स्थिर होने और उन्हें वार्ड में लाए जाने के बाद ही झांग लेई की मां वहां पहुंची। अपने पति और देवर को इस हालत में देखकर झांग लेई की मां के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। झांग लेई के पिता परिवार के स्तंभ थे। अब जब उनका पतन हो गया है, तो इसका मतलब है कि झांग परिवार का भी पतन होने वाला है। अधेड़ उम्र की महिलाएं महजोग खेलने और गाली गलौज करने में माहिर होती हैं। उनमें व्यवसाय चलाने की बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं होती। अब जब उसके पति बीमार पड़ गए हैं, तो अपने भविष्य के असहनीय रूप से दुखद जीवन की आशंका ने उसे दुख से भर दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी।
हे भगवान, मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मेरा बेटा जेल जाने वाला है और अब मेरा पति बीमार है। मोटापे से ग्रस्त अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। वह इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसका पति गंभीर रूप से बीमार था। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब से उसका जीवन कठिन होने वाला है। अब वो बूढ़ी हो रही है और उसके लिए दोबारा शादी करना बहुत देर हो चुकी है। अब जब उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और बेहोश हो गया है, तो वह अपना जीवन कैसे जिएगी। श्रीमती झांग, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पति की हालत अपेक्षाकृत स्थिर है और उन्हें कोई खतरा नहीं है। अधेड़ उम्र की अधिक वजन वाली महिला को इतना परेशान देखकर पास में मौजूद डॉक्टर ने तुरंत उसे सांत्वना के शब्द कहे। मेरे पति और मेरे देवर का क्या होगा? क्या आप सब सामान्य हो सकते हैं? अधेड़ उम्र की मोटी महिला ने जल्दी से पूछा। हालांकि उनकी हालत अब अपेक्षाकृत स्थिर है और उन्हें जान का खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ था और उनके मस्तिष्क की नसें फट गई थीं। इसके कारण अब वे स्ट्रोक से लकवाग्रस्त हो गए हैं। उनकी इस हालत में उनका जीवित रहना ही अपने आप में सराहनीय है। उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। दरअसल डॉक्टर ने अपने बयान में बहुत ही सतर्कता बरती थी। अगर वो सच बता दे तो यह और भी ज्यादा क्रूरता होगी। सच्चाई ये है कि उन दो लोगों के सामान्य जीवन में लौटने की संभावना 99% है। मरीज का परिवार अब भी विलाप कर रहा था। वो उन्हें इतनी क्रूर सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। वो अधेड़ उम्र की महिला मूर्ख नहीं थी। ये सुनकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। आंटी, रोना मत, हम इसे धीरे धीरे सुलझा लेंगे। एक लंबा युवक वार्ड में दाखिल हुआ और तुरंत उसे समझाने बुझाने लगा। उस लंबे युवक का नाम झांग जो था, जो झांग लेई का चचेरा भाई था, और उसके पिता का नाम झांग मिंगलियांग था। हालांकि झांग मिंगलियांग झांग मिनगुआंग के छोटे भाई हैं, लेकिन उनके बच्चे पहले हुए थे, इसलिए उनका बेटा उनकी संतानों में सबसे बड़ा है। ये खबर सुनकर झांग जू भी हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसके दिल में एक गुप्त खुशी घर कर गई। चूंकि मेरा चचेरा भाई जेल चला गया है और मेरे चाचा और उनके पिता दोनों को स्ट्रोक आया है, तो क्या अब से यह घर उनका नहीं हो जाएगा? ये सोचकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई।